बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, हम डिफरेंशियल इक्वेशन 1 की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने लेक्चर नंबर 17 के अंदर होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन फाइंड करना सीखा था। आज हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हम वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे जिसके साथ जो कोफिशिएंट्स होते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर वाले फंक्शन के साथ, जो डी वाले फंक्शन के साथ जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कांस्टेंट्स हों, यानी कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होगी उसको डील करेंगे। वो कैसी होगी? द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी यानी डी वाला फंक्शन इंटू वाई जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो गया तो फिर वो होमोजीनियस बन जाएगी। तो नॉन होमोजीनियस के लिए कंडीशन क्या है? एफ ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, वेयर एफ ऑफ डी जो होता है ये आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर का फंक्शन होता है, इज़ कॉल्ड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब बात इसका सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वही सिर्फ सोल्यूशन होता है। नॉन होमोजीनियस के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस एक पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड करना पड़ता है। उन दोनों को सम करेंगे तो वो आपके पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का हायर ऑर्डर सोल्यूशन होता है। ये देखिए ज़रा, इट्स जनरल सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। ये वही है जो हमने 10.1 के अंदर किया है, यानी हम सबसे पहले उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकाल लेंगे, उसके बाद उसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो निकाल देंगे। वो आपके पास वाई से निकलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, किसके लिए? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। और साथ आप निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। वो क्या होगा जी? यहाँ से एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ डी तरह कर डिवाइड हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ डी। ऐसा सोल्यूशन जिसमें कॉन्स्टेंट्स नहीं होंगे, ये आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर आपके पास कॉन्स्टेंट्स आएंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर आपके पास कॉन्स्टेंट्स नहीं होते। तो ये आपके पास इसका जनरल सोल्यूशन होता है जी, वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। अब वाई सी तो हमें निकालना आता है जी, हमने 10.1 में निकाल के देख लिया, वो वैसे ही निकालेंगे हम यहाँ पर भी। हर जहाँ भी हमें वाई सी की ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास यही एक मेथड है वाई सी निकालने का। अब उसके बाद वाई भी कैसे निकालना है उसके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आ जाएगी तो आगे 10.3, 10.4, 10.5 इवन 10.6 तक आपको ये हेल्पफुल होगा। अगर यहाँ नहीं समझ आएगी तो आपको 10.4 की तो कतई समझ नहीं आएगी क्या हो रहा है उसके अंदर, बिल्कुल वो डिफरेंट चीज़ है। मतलब वो इसी से रिलेटेड है, जिसको ये आ जाएगी उसको 10.4 ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्किंग रूल है टू फाइंड वाई पी। वो क्या होता है जी? सबसे पहले आपके पास वाई निकालने के बाद हो सकता है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ई की पावर एक्स ओवर एफ ऑफ डी। तो एफ ऑफ डी यानी फंक्शन है। अब यहाँ पे ई की पावर में जो ए आ रहा है वो यहाँ पे डी की जगह रिप्लेस कर दें, नीचे जगह बना दें एफ ऑफ ए बना दें। और अगर एफ ऑफ ए ज़ीरो नहीं होता तो आप सिंपली वो पुट कर दें, आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर ख़त्म हो जाएगा। वो आपके पास ये जो फंक्शन बनेगा ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा, यानी पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब जिसमें डेरिवेटिव्स ख़त्म हो जाए, वाई आ जाए सिंपली। रूल नंबर 2, अब मुमकिन है यहाँ पे जो a है वो नीचे d में से माइनस हो रहा है, जब आप ये पुट करेंगे तो नीचे क्या बनेगा? वो ज़ीरो बन जाएगा। यानी इस सूरत में अगर ज़ीरो बनता हो तो फिर आप इसको रूल नंबर 1 नहीं लगा सकते, फिर हम रूल नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। वो क्या कहता है जी? e की पावर ax को आपने वैसे लिख देना है, नीचे क्या है? d माइनस a की पावर r। जो इसकी पावर होगी उसका फैक्टोरियल नीचे आएगा और जो इसकी पावर है ऊपर x की पावर वो लिख देनी है आपने। यानी यहाँ पे पावर r है, ऊपर x की पावर r, ये आपने नंबर अपनी तरफ से जनरेट करना है। यहाँ पे ये वाला नंबर और ये वाला, ये नंबर इससे निकलेंगे दोनों, इसमें से और इसमें से। यानी d माइनस a की पावर r है, सबसे पहले यहाँ पे जो भी पावर होगी उसका फैक्टोरियल नीचे आएगा और साथ जो d माइनस a है इसकी जगह पे क्या आएगा? x की पावर r ऊपर आ जाएगा और बाकी e की पावर x वैसे रहेगा। और जो बाकी f ऑफ d वाला फंक्शन है वहाँ पे जितना भी d, जहाँ जहाँ d होगा वहाँ पे आप a रिप्लेस कर देंगे, वो f ऑफ a होगा। ये जो आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा ये उस सूरत में होगा जब आपके पास f ऑफ a जो है वो ज़ीरो आ रहा। और उसके बाद डेफिनेटली जब ये ज़ीरो आ रहा था, अब जब यहाँ पे एफ ऑफ डी की जगह रिप्लेस करेंगे तो ज़ाहिर बात है अब जो ए होगा उसके अंदर ये ज़ीरो नहीं बनेगा, क्योंकि जो ज़ीरो वाला फैक्टर था वो ये था जिस वजह से ज़ीरो बना था, वो हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे उसकी जगह पे हमने एक्स की पावर आर लिख दिया और आर फैक्टोरियल लिख दिया। ये इसकी सब्स्टिट्यूशन समझ लें या इसकी वेटेज कह लें, इसके बराबर ये चीज़ आती है। आगे थर्ड रूल,
अगर आपके पास ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए साइन ए एक्स ओवर एफ ऑफ डी का स्क्वायर, तो आपने जो नीचे फंक्शन होगा उसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना सारे को डी स्क्वायर के अंदर। तो जो भी ए है ऊपर वो आपने क्या करना है जी, साइन ए एक्स है तो नीचे डी की जगह डी स्क्वायर की जगह रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे हम लिख लें बेशक रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर। ए का स्क्वायर करके फिर माइनस करना उसको, ये गलत नहीं करना आपने, माइनस लैदा है ए का स्क्वायर लैदा है, कोस आ जाए तब भी सेम रहेगा। ये सूरत हाल तब होगी अगर ये पुट करने से जवाब ज़ीरो नहीं आता, यानी एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे कंडीशन लगा लें एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो फिर आप ये रूल नहीं लगा सकते, फिर आप कुछ और रूल लगाएंगे वहाँ पे, तो यह उस सूरत में होगा जब यहाँ पे ज़ीरो नहीं बनता। ये रूल नंबर 3 हो गया। अब रूल नंबर 4 जिसे हम एक्सपोनेंशियल शिफ्ट रूल भी कहते हैं या प्रोडक्ट रूल से नाम से भी जाना जाता है। ये तो हमने जो रूल्स पढ़े ऊपर, अगर एक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो या अलजेब्राइक के लिए हम एक टाइप करेंगे, वो क्वेश्चन तक आपको बात करेंगे, वो अलजेब्राइक सिस्टम और है, पॉलिनोमियल कोई आ जाए उसके अंदर। अगर एक्सपोनेंशियल शिफ्ट रूल होता है जी ई की पावर ए एक्स और साथ कोई भी फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे अलजेब्राइक हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, कुछ भी हो साथ, ई की पावर एक्स कहता है कि भाई मुझे मेरा हिस्सा डलवा लो और मुझे साइड पे निकाल दो। वो क्या होता है जी, कहता है ई की पावर एक्स है, नीचे एफ ऑफ डी है, वहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे डी की जगह रिप्लेस कर देना है एफ ऑफ डी प्लस ए। यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे डी की जगह पे डी प्लस ए। दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल शिफ्ट रूल। एक्सपोनेंशियल कहता है कि मेरा हिस्सा हो गया, मैं साइड पे हो गया, अब इसको हल कर लो बस। ये होता है एक्सपोनेंशियल शिफ्ट रूल, यानी ई की पावर एक्स अपना हिस्सा डलवा के खुद साइड पे जाता है और बाकी कहता है कि इसको हल कर लो, मेरा हिस्सा हो गया, मैं अपने हिस्सा का काम मैंने कर लिया, मेरा सोल्यूशन आ गया, मैं साइड पे हो गया हूँ। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल शिफ्ट रूल होता है। अब इन रूल्स की समझ आपको आएगी जब हम क्वेश्चंस के अंदर इसको यूटिलाइज करेंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 10.2, अच्छा इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, ये अक्सर क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, भाई बताएं जी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। इधर देखें, लेट एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, बी ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन इफ एफ ऑफ एक्स। अब मुमकिन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है जो वो एक से जायद फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, मुमकिन है वो 2 के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, मुमकिन है वो 3 के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, मुमकिन है वो 4, जितने भी फंक्शंस हो उन सबको आपने अलग अलग लिख लेना है। देन पर्टिकुलर इंटीग्रल इज द सम ऑफ द इंटीग्रल्स, कहता है जो इसका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ डी वाई इंटू एफ ऑफ f1x एंड एफ ऑफ डी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू f2x। यानी उन दोनों का आप अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स 2 पार्ट के ऊपर मुश्किल है, ये 2 डिफरेंट फंक्शन है, एक अलजेब्राइक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, या एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, या 2 एक्सपोनेंशियल डिफरेंट टाइप के हैं, तो आपने दोनों के लिए एफ ऑफ जो वाई है वो अलग अलग निकालना है, इसको अलग करना है और इसको अलग सॉल्व करना है। उन दोनों का जो जवाब है उसको सम अप कर दें, वो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। इसकी भी एग्जांपल हम करेंगे ताकि आपको बात मज़ीद क्लियर हो जाए। जैसे ये देखें, पहली एग्जांपल ही हमारी इसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। देखें यहाँ पे एफ एक एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स आ रहा है, दूसरा ई की पावर 2x आ रहा है, यानी 2 डिफरेंट फंक्शन है आपके पास। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 10.2 का दूसरा क्वेश्चन में स्टार्ट किया जी, कहता फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x। अच्छा, अब पहचान कैसे होगी कि कौन सी एक्सरसाइज का सवाल है, कहाँ से मैंने किया है। यहाँ देखें जी, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे। सबसे पहले मेरे पास नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। देखें डी के साथ क्या आ रहा है, कांस्टेंट्स आ रहे हैं। जब वेरिएबल आ रहे होंगे तब ये कैटेगरी खत्म हो जाएगी, फिर वो और टाइप बनेगी। ये क्वेश्चन कब होने हैं, जब आप ये रूल्स कब अप्लाई होने, जब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स होंगी सर, यानी कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होंगे तो फिर ये एप्लीकेबल है। सबसे पहले जी आप इसकी लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो क्या होती है जी, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, यानी एफ ऑफ डी इक्वल टू 0 होता है। वहाँ से डी के आंसर निकालिए 1 और 2, इसका सोल्यूशन लिख लिया, वो होता है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस ये क्या होगा, वाई सी होगा, ये c1 ई की पावर x प्लस c2 ई की पावर 2x, ये आपके पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या निकालेंगे जी, यहाँ से y इज इक्वल टू आएगा ई की पावर x प्लस 2x ओवर डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, ये इसके नीचे डिवाइड हो गया एफ एक्स ओवर एफ ऑफ डी, तो ये आ गया। अब देखें जो एफ ऑफ एक्स है वो 2 फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दोनों डिफरेंट है। अगर ये भी ई की पावर एक्स होता और ये भी ई की पावर एक्स होता तो फिर हम दोनों को सम अप कर लेते, लेकिन ये दोनों डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। ई की पावर एक्स के नीचे लेटर डिवाइड कर देंगे और ई की पावर 2x के नीचे लेटर डिवाइड करेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन दोबारा करने के लिए अब
दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ऊपर वाई सी निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे अपने फैक्टर बना लिए होंगे, वही फैक्टर आप दोबारा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने हल किया e⁻x d-1 इंटू d-2 e⁻2x ओवर d-1 इंटू d-2। अब देखें जब यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, जब मैं यहाँ पे 1 रिप्लेस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, जब मैं यहाँ पे 2 रिप्लेस करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे रूल नंबर 1 फेल हो गया। यानी क्योंकि रूल नंबर 1 कहता है कि अगर ये 0 ना हो तो फिर आप रूल नंबर 1 लगा सकते हैं। वो क्या हो रहा है जी एफ ऑफ ए रिप्लेस करने से 0 हो रहा है, तो लिहाजा रूल नंबर 1 नहीं लगा सकता। इसका मतलब दो ही तो रूल है एक्सपोनेंशियल के। अगर रूल नंबर 1 फेल है तो इसका मतलब ये होगा जी मैंने रूल नंबर 2 यहाँ पे अप्लाई करना है। रूल नंबर 2 क्या है जी, वो देखें, वो यहाँ पे आपके पास आ गया जी। अब देखें यहाँ पे ए कितना 1 है नीचे, ये वाला वो फैक्टर है जो यहाँ पे वो इसको ख़त्म कर रहा है, इस फैक्टर को। इसकी पावर कितनी आ रही है 1 आ रही है, ऊपर x की पावर 1। ये देखें ये d-a की पावर r थी, यहाँ पे x की पावर r, ऊपर x की पावर 1 लगी, नीचे पावर r का फैक्टोरियल यानी 1 पावर का फैक्टोरियल नीचे आ गया। इसके अलावा e की पावर x वैसे ही आ गया वो वाला, और साथ जो f ऑफ d फंक्शन बचा यानी ये वाला फंक्शन, इसमें आपने क्या करना है x की जगह पे d की जगह पे जो यहाँ पे a है वो कितना है 1 रिप्लेस कर देना है। ये मैंने कर दिया, यहाँ पे 1 आ गया, 1 माइनस 2। सिमिलरली इसके ऊपर लगाए e की पावर 2x आ रहा है। अब यहाँ पे ये वो फैक्टर ये वाला है जिस पर ये माइनस हो रहा है, ये d-2 यानी 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनडिफाइंड करता है। अब यहाँ पे देखें जी e की पावर 2x, इसकी पावर कितनी है 1 है, ऊपर आ गई x की पावर 1 और इसकी जगह पे क्या रिप्लेस होगा नीचे 1 का फैक्टोरियल। अब बाकी जो फंक्शन बचा है वहाँ पे हमने क्या करना है d की जगह पे ये a रिप्लेस करना है, a कितना है वो 2 है, वो आपने यहाँ पे 2 रिप्लेस कर दिया। ये आपके पास रूल नंबर 2 अप्लाई करने का तरीकाकार होता है। तो यहाँ पे x की पावर 1 e की पावर x ओवर 1 फैक्टोरियल 1 माइनस 2, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस x e की पावर x प्लस x e की पावर 2x। अब देखें यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स नहीं आएंगे, कॉन्स्टेंट सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के अंदर आते हैं। ये मैं 12 बात बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर कोई कॉन्स्टेंट नहीं आएगा। तो y भी आएगा माइनस एक्स ई की पावर x प्लस एक्स ई की पावर 2x। अब आपने क्या निकलना है जी, जनरल सोल्यूशन निकला है। द जनरल सोल्यूशन इज वो क्या होगा जी y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी आप ये निकाल चुके हैं, ये रहा, और वाई पी आपका ये निकला है। इन दोनों को जमा कर दें, दिस विल बी द योर जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास इसका आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में ये डिफरेंस है। होमोजीनियस में क्या था, हम जस्ट सिंपली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, वही जनरल सोल्यूशन होता था वहाँ पे। लेकिन नॉन होमोजीनियस में कॉम्प्लीमेंट्री के साथ हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा, और उन दोनों को जब जमा करेंगे तो वो आपके पास जनरल सोल्यूशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जी। कहता है डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 e की पावर x माइनस 10 साइन x। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसके लिए मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज वो क्या होगी जी, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3, जो एफ ऑफ डी को 0 पुट करेंगे, यहाँ से d का आंसर आ गया -1 और 3, तो आपके पास वाई सी आ गया c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस c2 e की पावर 3x। ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकला है। अब कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के बाद हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो क्या होगा जी एफ वाई इज इक्वल टू 2 e की पावर x माइनस 10 साइन x ओवर ये एफ ऑफ डी डिवाइड हो जाएगा नीचे आगे, तो वाई पी 2 की पावर x माइनस 10 साइन x ओवर डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3। अब देखें यहाँ पर अगेन मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या है जी, दो डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे फिर अगेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं इसको अलग कर लिया, इसको अलग डिवाइड कर दिया, इसको अलग डिवाइड कर दिया। अब देखें यहाँ पे a कितना आ रहा है 1 आ रहा है, अगर यहाँ पर 1 पुट करें तो ये 0 नहीं होता, यानी यहाँ पे कितना होगा -2 और यहाँ पे कितना होगा +2। तो जब 0 ना हो तो फिर हम रूल नंबर 1 लगा सकते हैं, तो लिहाजा मैं यहाँ पे रूल नंबर 1 यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पे a की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया, यहाँ पर भी 1 d की जगह पुट किया, तो मेरे पास सिंप्लीफाई करके ये आ गया। इधर आ जाए, साइन ax आ रहा है, a कितना यहाँ पे 1 है। अब वो क्या होता है जी, वो कहते हैं कि आपने जो a है नीचे d से की जगह रिप्लेस करना है माइनस a स्क्वायर, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे रिप्लेस d स्क्वायर बाय -1 का स्क्वायर वी गेट। अब -1 का स्क्वायर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1 का स्क्वायर है। ये वर्ड देखें, ये ऐसे नहीं है, -1 का होल स्क्वायर नहीं है, ये नहीं है, ये क्या है -1 का स्क्वायर है, यानी वो -1 बनेगा। ये चीज़ 12 मैंने पहले भी बताई है, एक बार फिर बता रहा हूँ, ये गलती नहीं करनी है आपने, -a का होल स्क्वायर नहीं करना, फिर तो मैं माइनस लिखने का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। माइनस लहदा है, a का स्क्वायर लहदा है, तो यहाँ पे आएगा जी रिप्लेस किया, d से की जगह रिप्लेस कर दिया -1,
तो -2d, ये इसको नहीं छेड़ना, फिर सिर्फ d स्क्वायर के अंदर पुट करना है, याद रखिए बात। -3 इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास 2 e की पावर x -2 × 2 हो गया। यहाँ पे 5 10 sin x था, नीचे कितना हो गया जी -3 -4, इनमें से -4 कॉमन आ जाएगा, सॉरी -2 कॉमन ले लें तो वो आपके पास आएगा जी d+2, ऊपर 10 था वो 2 से कट के 5 रह गया, ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। -e की पावर x/2 + 5d - 2। अब चूंकि साइन वाला फार्मूला तब लगता है जब d स्क्वायर में आए, तो नीचे डी स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इसको रैशनलाइज कर लें, d-2 से मल्टीप्लाई भी करवा दें और इसके साथ आप डिवाइड भी करवा दें। जब मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया तो नीचे क्या बन गया, d² -4 और ऊपर क्या आ गया, d-2 आ गया। अब यहाँ पे a जो है वो 1 है, -1 का स्क्वायर यहाँ रिप्लेस कर दे, वो मैंने कर दिया। ये कितना होगा, -1 -4 -5 हो गया, -5 इसको नेगेटिव कर देगा और +5 से कट जाएगा तो -d-2 sin x रह जाएगा। अब d क्या होता है, d हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है जो किसके बराबर होता है, d/dx के। जब ये इसके साथ ऑपरेट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो गया, वो कितना आएगा, वो cos x आएगा आपके पास। ये +2 आपके पास क्या हो जाएगा, +2 sin x आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। तो yp आपके पास निकला है जी -e की पावर x/2 -cos x + 2 sin x। दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। द जनरल सोल्यूशन क्या होगा आपके पास, y = yc + yp, c1 e की पावर -x + c2 e की पावर 3x -e की पावर x/2 -cos x + 2 sin x। ये आपके पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको बात मज़ीद क्लियर हो जाए जी। तो हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको बात मज़ीद क्लियर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं हम। यहाँ पे d की पावर 4 -2d³ + d × y = x की पावर 4 + 3x + 1। यानी अगर आपके पास यहाँ पे कोई पोलिनोमियल आ जाए f(x) की जगह पे, तो फिर हमने इसको कैसे डील करना है। व्हेन वी हैव अ पोलिनोमियल देन हाउ टू सॉल्व इट। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, yc निकालने के लिए आप इसको सॉल्व किया मैंने, d4 -2d³ + 1 ये आ गया। इसको फैक्ट आपने सिंथेटिक डिवीजन का यहाँ से पहले d कॉमन निकाल लिया, d = 0 आ गया, सिंथेटिक डिवीजन की यूज़, तो d = 1, एक d = 0 रूट आ गया, एक d = 1 आ गया और d = 1 + -5 √2। ये आपके पास 4 रूट्स आ गए, क्योंकि 4 डिग्री है तो इसके रूट्स भी 4 निकले। तो इसका जवाब निकाल दिया। yc आपने लिख लिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, c1 + c2 e की पावर x + c3 की पावर 1 + k√x, 5x + c4 e की पावर 1 - 5 k√5/2x। ये yc निकला है। अब हम लिखेंगे इसका yp यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। उसके लिए f(x/f(d) हल किया। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जो नीचे फंक्शन होगा उसकी आपने बनानी है बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़ बनाने के लिए आपको 1 चाहिए होगा। चूँकि देखिए यहाँ पे 1 नहीं था, अगर 1 नहीं है तो आपने कोई चीज़ कॉमन लेनी है। अगर तो d है तो d कॉमन ले लें, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, बिलफर्ज यहाँ पे 8 होता तो फिर आप 8 कॉमन लेते, यहाँ पे 1 बना लेते। तो यहाँ पर हमारे पास d कॉमन लेने से 1 बन चुका है, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 1 + ये सारा x है और ये d आ गया। अब ये पावर सारी ऊपर जाके हो जाएगी, -1 हो जाएगी, यानी ये आएगा 1/d बाहर आ गया, ये सारी की सारी पावर ऊपर आ गए, इन्वर्स बन गया 1 -2d² - d³ पावर -1 x की पावर 4 + 3x + 1। अब इसके ऊपर आप बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, वो क्या होगा जी 1 + nx + n के x n × n - 1/2 x² + so चला जाता है बाइनोमियल थ्योरम। ये ऐसे आएगा यहाँ पे। अब आपने d यहाँ पे देखिए x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, तो आपने d की मैक्सिमम पावर 4 तक रखना है, बाकी सारा आपने निगलेक्ट कर देना है। मैंने इसको ओपन किया तो ये बन गया 1 + 2d² - d³ + 4d4 + d6 - 45 + so on। अब यहाँ पे मेरी मैक्सिमम पावर इसकी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। यहाँ पे d की पावर 4 तक आपने रखना, उससे बड़ी टर्म्स इंडिकेट करनी है। यहाँ पे क्या रखेंगे 1 + 2d² - d³ + 44 × x की पावर 4 + 3x + 1, यानी अगली जो पावर है 5 6 7 वो सारी निगलेक्ट हो जाएंगी। तो ये आ गया। अब 1/d इसको ये मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, ये क्या आएगा 1/d प्लस यहाँ पे d² था, d रह जाएगा, यहाँ पे d³ था, d² रह जाएगा, यहाँ पे d4 था तो d डिवाइड होने से d³ रह जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। अब ये फैक्टर इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 1/d के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2d के साथ, फिर d² के साथ, फिर 4d³ के साथ ये मल्टीप्लाई होगा फैक्टर। 1/d, d होता है डेरिवेटिव, 1 का मतलब 1/d का मतलब होता है डेरिवेटिव का उलट। वो क्या होती है वो हमें पता है, इंटीग्रेशन होती है। यानी 1/d का मतलब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है डेरिवेटिव का उल्ट। तो ये क्या होगा x⁴ इंटीग्रेशन x/5/5 प्लस 3x² प्लस x, इसकी इंटीग्रेशन ये हो गई। फिर इसका d का मतलब डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव लो जी, x⁴ का डेरिवेटिव कितना होगा 4x³ प्लस 3, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा
4x क्यूब का जगह 8x क्यूब प्लस 3 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 6 बन जाएगा यहाँ पे। फिर माइनस डी स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव देना है, पहला डेरिवेटिव 4x क्यूब, दूसरा डेरिवेटिव 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर आ गया, ये आ गया माइनस 12x स्क्वायर, जमा 3x का पहला डेरिवेटिव 3, दूसरा डी 0 हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं थी, यानी इसका सिर्फ एक ही टर्म बचेगी। ये टर्म किसकी आती है, सिर्फ और सिर्फ इसकी आती है। और इधर क्या आएगा जी, यहाँ पे 4d क्यूब चौथा डेरिवेटिव है जी, तीसरा डेरिवेटिव है 4x क्यूब 12x स्क्वायर और तीसरा डेरिवेटिव 24x, 24 जब 4 की तरफ देंगे तो कितना आएगा, वो 96 बन जाएगा। ये आगे दोनों क्या देंगे, दूसरे डेरिवेटिव में 0 हो देंगे। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये टर्म बच गई। अब हमने क्या निकालना जी, कंप्लीट जनरल सोल्यूशन, तो वो क्या होता है जी, नॉन होमोजेनियस के लिए yc प्लस yp, yc लिखा c1 प्लस ये आ गया और yp लिखा वो ये आ गया। अब ये c1 और 6 क्या है, दोनों कॉन्स्टेंट है, इन दोनों को जमा करेंगे तो जवाब एक कॉन्स्टेंट ही आएगा। तो हम कहेंगे जी y इक्वल टू c प्लस ये c1 प्लस 6 को मैंने जमा किया, वो जवाब का फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट c बन गया। तो ये आपके पास इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। जब पॉलिनोमियल आ जाए तो उसको ऐसे डील करते हैं, कोई पॉलिनोमियल आ जाए। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखें 6 का, डी क्यूब प्लस डी इंटू वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x, द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, सबसे पहले y से निकाल लिया, वो आ गया डी c1, ये प्लस माइनस आयोटा की जगह पे आएगा c2 प्लस cos x प्लस c3 sin x, यानी इमेजिनरी फॉर्म है तो इसके रूट्स ऐसे लिखे जाएंगे। yp आपने लिख लिया 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x ओवर डी इंटू डी स्क्वायर प्लस 1, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करते हुए इन दोनों को सेपरेट कर लिया आपने। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, पोलिनोमियल आ रही है, तो 1 ओवर डी, यहाँ पे 1 बना हुआ है तो 1 प्लस डी स्क्वायर, इसकी पावर माइनस 1 हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे a कितना है जी, साइन के साथ 1 आ रहा है, जब डी स्क्वायर की जगह पे -1 रिप्लेस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1 वो 0 हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका रूल नंबर 3 फेल हो गया। हम यहाँ पे इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पुट करने से आंसर इमेजिनरी हो रहा है। जब ऐसा हो जाए तो फिर आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। आपको पता है आइलर फॉर्म के मुताबिक e की पावर आयोटा किसके बराबर होता है, cos x प्लस आयोटा sin x। अगर मैं बोलूँ रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x, ये क्या होगा, इसका रियल पार्ट ये है तो वो क्या होगा, cos x होगा। अगर मैं बोलूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x, तो वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ये रहा, वो है sin x। तो हम यहाँ पे क्या था, sin x था, मैंने लिख लिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x, ये sin x के बराबर होता है। तो 3 वैसे ही आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म होगी। अब या तो रूल नंबर 1 लगेगा या फिर रूल नंबर 2 लगेगा। रूल नंबर 1 लगने के लिए जो a है वो नीचे ऐड करें, यहाँ पे आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पुट करेंगे आयोटा माइनस आयोटा वो 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड, यानी रूल नंबर 1 भी फेल हो गया। तो अब हमारे पास सिर्फ एक फिजिबिलिटी है, वो क्या है, रूल नंबर 2 लगाना। रूल नंबर 2 लगाने के लिए आप क्या करेंगे, शाबाश, पहले ऊपर x लिखेंगे, यहाँ ये फैक्टर है, इसकी पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो x की पावर 1, इसकी जगह पे नीचे रिप्लेस क्या हो गया, 1 का फैक्टोरियल। बाकी जहाँ जहाँ पे d है वहाँ पे a पुट कर देगा, यानी आयोटा पुट करेंगे। यहाँ पे आयोटा, यहाँ पर भी आयोटा, और ये इसकी पावर 1 थी तो ये 1 का फैक्टोरियल, और नीचे ऊपर x की पावर कितनी आ गई, 1 साथ आ गया जी, ये आ गया 3 इमेजिनरी x e की पावर आयोटा x ओवर -2 बच गया। अब e की पावर आयोटा x को खोल दे, वो क्या होता है, cos x प्लस आयोटा sin x, 3x -3/2 x बाहर आ गया। अब इसमें से इमेजिनरी पार्ट कौन सा, दोनों से, इसका मतलब है इमेजिनरी ऑफ cos x प्लस आयोटा sin x, यानी दोनों में से जो इमेजिनरी है वो कौन सा है, वो sin x है, यानी यहाँ से sin x जस्ट चूज होगा। यानी इस पूरे फैक्टर का जवाब क्या आएगा, जस्ट ये एक नंबर sin x, क्योंकि इस दोनों का इमेजिनरी पार्ट क्या है जी, sin x है, वो ये आ गया। तो ये आपके पास yp निकला है, हैंस y इज इक्वल टू yc प्लस yp, ये आपके पास जनरल सोल्यूशन इस क्वेश्चन का आ जाएगा। तो स्टूडेंट वियर्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ इंशाल्लाह इससे मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।